जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे। हिंदुस्तान टुडे के साथ मैं हूं संगम कुशवाहा। लगातार हम हिंदुस्तान टुडे पर उन लोगों को दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने हौसलों को लेकर दरकिनार हो जाते हैं। ऐसे हमारे साथ में जितेंद्र गौतम हैं, जो गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे जितेंद्र गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो जितेंद्र भाई, आपको हिंदुस्तान टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जनता को आप अपना पहले नाम परिचय दें। इस प्रकार आपने ये 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम जितेंद्र गौतम गुरु। मैंने 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं। सबसे प्रथम विश्व रिकॉर्ड 2006 रायपुर छत्तीसगढ़ में मैंने किया। लगातार 24 घंटे रेन डांस किया जिसमें, और अपने जो हमारा अगला रिकॉर्ड रहा है 2018 में मैंने अपने ही शहर दतिया में लगातार 25 घंटे वेस्टर्न डांस करके बनाया। उसके बाद मैंने 2020 में 2 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। प्रथम विश्व रिकॉर्ड लगातार 60 घंटे प्राणायाम किया, और उसके बाद लगातार 60 घंटे कविता पाठ किया। जी जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है कि विश्व रिकॉर्ड हर व्यक्ति बना सकता है? इस सोच को लेकर आप क्या कहोगे हमारे दर्शकों को, ये बताएं थोड़ा इसमें। बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, बॉडी और माइंड से रेडी होना पड़ता है, और उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जो जो तैयारियां रहती हैं उनसे गुजरना पड़ता है। बना सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल अचीव कर सकते एक हैं। कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो हार के अपने माइंड को सेट कर लेते हैं उनकी कभी जीत नहीं होती। इस बात पर क्या कहना चाहो? जी बिल्कुल, माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को लेके माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके उस गोल को अपन अचीव कर पाते हैं। माइंड सेट मतलब उनको टारगेट पे अपन को निगाह रखना, अपना जो लक्ष्य है उस पे अपन को निगाह रखनी है, और उस लक्ष्य के लिए अपन को आगे बढ़ना है। कैसी भी परिस्थितियां हो, उनमें जो भी अपने पास स्थिति परिस्थिति है उसको संघर्ष बहुत आवश्यक उसमें पहलू रहता है। संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। जो भी अपने पास जो कुछ भी है उसको उनको सकारात्मक दृष्टि से सोचना है कि जो हमारे पास है वो बहुत कुछ है, ईश्वर ने दिया है, और उसको लेके ही उनको सकारात्मक ही रहना है और अपना काम करते रहना है बराबर, और गोल को अचीव करना है। लगातार जैसे कि कई विद्यार्थी कहीं ना कहीं परिश्रम करते रहते हैं लगातार अपने अचीव को पाने के लिए, जी और वो अचीव पाते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो निराशदायक होती हैं। हम अपने दर्शकों को आप एक मोटिवेशन की तरह आप थोड़ा उनको ये बताएं कि किस तरीके से हमें अपने अचीव को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। ये मेहनत करना है, और उस दिशा में काम करना है अपन को। जो भी अपने गोल फाइनल किया है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, वो उससे संबंधित सारी जानकारियाँ लेना है, उसमें काम करना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना है, और धैर्य बना के रखना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप कोई बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो उसके लिए पेशेंस भी बड़ा रखना पड़ेगा। लगातार जितेंद्र भाई ने अपने आर्थिक मजबूती को रखकर 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए, 5वीं की ओर ये जा रहे हैं। तो हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि 5वें विश्व रिकॉर्ड में आप ऐसा क्या करना चाहेंगे? हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिस प्रकार आपका जो 5वां विश्व रिकॉर्ड रहेगा वो किस दिशा में और किस किस सहयोग से कहाँ तक जाएगा, ये थोड़ा बताएं। 5वां जो विश्व रिकॉर्ड मैं बनाने जा रहा हूँ वो सिंगिंग में बनाऊंगा, गायन में। जी, गायन के क्षेत्र में बनाऊंगा। तो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, जी तो आप थोड़ा दर्शकों को ये बताएं कि सिंगिंग में आप किस लाइन में, जैसे कि कई लोग सिंगिंग में बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे फिल्मी डायलॉग रहते हैं, फिल्मी गाने रहते हैं, सिंगिंग में भजन होते हैं, भजन के अलावा और भी लोकगीत, ऐसे
कौन सा सिंगिंग का कौन सा आप रास्ता चुनोगे? मैं एक्चुअली रिकॉर्ड के लिए रहेगा ये मूल रूप से, और ओपन रहेगा। इसमें मैं भजन भी गा सकता हूँ, फोक भी गा सकता हूँ, फिल्मी भी गा सकता हूँ, सारे कुछ गा सकते हैं, लेकिन हमको लगातार गाना है, नॉन स्टॉप गाना है। इतना अच्छा माहौल है हमारे जी। यहाँ दतिया का, हम जी, लोग अभी जिस जगह खड़े हुए हैं, जी। आप सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? सरकार जनता की मदद करती है क्या? हाँ, बिल्कुल, जनता की मदद करती है, और जो भी सरकारी सुविधाएँ आती हैं वो जनता के लिए ही हैं। जो भी कल्याणकारी योजनाएँ आती हैं, क्रियान्वयन होती हैं, और पब्लिक जनता को भी थोड़ा-सा जागरूक होके सारे कामों को समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। केवल सरकार की ही व्यवस्था नहीं होती है, सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, उसको लागू करती है, लेकिन जनता को जागरूक रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, जब जाके किसी भी नीति या पॉलिसी जो आती है उसको लेके तब आखिरी तक लाभ हो पाएगा, जो कल्याणकारी योजनाएं जो भी सरकार दे रही हैं। जी। यदि हम बात करें दतिया के विकास की, तो आपको जी। क्या लगता है दतिया में विकास हुआ है? हाँ, बिल्कुल, बहुत विकास हुआ है दतिया में। आप पिछले 12 या 13 साल से देखें, विकास के नए सोपानों को छुआ है दतिया ने। अब 12 या 13 साल की पहले की आप फोटो देख सकते हैं, और जो स्थितियां थी दतिया शहर की, और आज आप देख सकते हैं, तो उनसे आपको समझ में आया कि कितना ज़्यादा विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ही बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, आप बराबर उसको देख सकते हैं। और माननीय मंत्री जी के आने के बाद तो बहुत निरंतर विकास हर दिशा में, और दतिया एक एजुकेशनल हब बन रहा है। आप अगर आप देखें तो दतिया में ऐसे ऐसे कॉलेज बन रहे हैं जो कि अपने मध्य प्रदेश के अंदर एक या दो ही कॉलेज हैं, या हो सकता है पूरे प्रदेश में एक ही कॉलेज हो। तो अपना दतिया जो है एजुकेशनल हब बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर आप इसको समझें, क्योंकि एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन ही आपको सारे दरवाजे को खोलते हैं। आप उसको देख के आप समझ सकते हैं, और विचार मंग्न होंगे, आप सोचेंगे, विचार करेंगे। तो एजुकेशन मूल है, और मूल उस पे काम किया जा रहा है, एजुकेशन पे काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है दतिया के लिए, दतिया के शहर वासियों के लिए। उसके लिए माननीय मंत्री जी को और मध्य प्रदेश सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि पिछले 12-13 साल से इतना अच्छे स्तर से काम कर रहे हैं, और बराबर करते जा रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम दतिया में हो रहे हैं। पहले समय में बाहर जाके मतलब कार्यक्रमों को देखा जाता था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने बड़े कार्यक्रम, इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आके यहाँ पे प्रस्तुतियां दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लगातार जैसे कि रोहित भाई ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय जितेंद्र भाई ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय कलाकार यहाँ पे जो प्रस्तुतियां दे रहे हैं, मेरे साथ हिंदुस्तान टुडे में खास मुलाकात के साथ जितेंद्र गौतम बने हुए हैं, जो एक कवि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, अच्छी कविताएं पढ़ते हैं। तो हम दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि कोई एक आध आपके मन में जो कविता हो, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि किस प्रकार से आप कविताओं में ढलते हैं, किस प्रकार से आप कविताओं को पढ़ते हैं, किस प्रकार से आप ये जो 4 विश्व रिकॉर्ड आपने बनाए हैं, एक आध थोड़ा सा गायन या कुछ भी आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। हाँ, मैं जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। लगातार आपकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। रोहित भाई थोड़ी सी एक हम जिक्र करेंगे इस बात को लेकर, आपने ये जो 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं, तो आपके इन कार्य एवं क्षेत्र में क्या क्या मुश्किलें जो आई हैं वो थोड़ा दर्शकों को बताएं। ये भी जानना जरूरी रहता है कि अच्छे काम के लिए हमेशा मुश्किलें हमेशा रास्ते में बरकरार रहती हैं। किस प्रकार ये मुश्किलें जो आती हैं, हम रोहित भाई से जानना चाहेंगे कि क्या आपको कहाँ से ये सपोर्ट मिला कि आपको ऐसा करना चाहिए, थोड़ा बताएं। जब मैं एक एक्चुअली मध्यम परिवार से बिलोंग करता हूँ, और कुछ जब नया करने के लिए मध्यम परिवार से लोग आगे बढ़ते हैं या चाहते हैं,
तो थोड़ा सा विरोधाभास होता है, परिवार के स्तर पे होता है, सामाजिक स्तर पे होता है। तो उसको देखते हुए उसके जो आगामी भविष्य, उसके परिणाम हैं, जो सकारात्मक परिणाम हैं, उनको देखते हुए निर्णय लेने पड़ते हैं और उन निर्णयों पे उनको काम करना पड़ता है। और होता क्या है कि चलना पड़ता है, मंजिल की दिशा में आगे बढ़ना पड़ता है। सफलता दिखाती है, सफलता को दुनिया सलाम करती है, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए जो राह रहती हैं, उनमें जो भी मुश्किलें होती हैं, उनको फेस करना है और निरंतर धीरे धीरे धैर्य रखते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना है। सभी क्षेत्रों में ऐसा नियम है, आप मान के चलें, कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, तो विरोधाभास होता है, लेकिन आगे बढ़ना है और अपने प्रदेश को, अपने देश को, अपनी जिम्मेदारी है ये, हर किसी की एक जिम्मेदारी है कि इसको, अब जो आज की जो स्थितियां हैं, जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो पहले की जो यात्रा रही है, बहुत आज़ादी तक की यात्रा रही है, तो बहुत लोगों ने बलिदान दिया है, और जो भी आज अपन को सुविधाएं मिल पा रही हैं, तो उसके पीछे लगातार लोगों का संघर्ष रहा है। तो अपना दायित्व है कि इससे अपन को और आगे अपने देश को ले जाना है, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। हर क्षेत्र में, कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें बराबर युवाओं को, हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। लगातार जैसे कि रोहित भाई ने बताया कि शिक्षा का, जितेंद्र भाई ने, सॉरी मैं ये नाम भूल जाता हूँ, कंफ्यूजन का ये हो जाता है। जैसे कि जितेंद्र भाई ने बताया कि शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी का भी दायरा हो, हमेशा आज के समय में छात्रों को आगे रहना चाहिए। लगातार जितेंद्र भाई, ये देखा जाता है कई छात्र कोई भी परीक्षा देते हैं, फेल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो उल्टी सीधी घटनाओं पर अपने मन को एक केंद्रित बिंदु करते हैं, तो वो लोग उल्टा सीधा करने में रहते हैं, जिससे कि किसी का भी परिवार होता है, बच्चों के परिवार में एक बड़ी घटनाएं होती हैं, तो परिवार को बहुत ही चतुर गति होती है। बच्चे एक किसी भी फेलियर्स में देखते हुए किसी न चीज को फेल के नाम पे अपने आप को आत्मघाती घटनाएं जैसे अंजाम देते हैं, तो इस पर आप कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा धैर्य को बना के रखें, धैर्य रखें, और किसी भी क्षेत्र में आपको बहुत जल्दी सफलताएं नहीं मिलेंगी। और जो यंगस्टर है, वो आजकल थोड़ा सा क्या फास्ट लाइफ है, इसलिए लगता है कि असफलताएं मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, सफलताएं में मिलेंगी। उसके लिए अपन को जाना से यहाँ तैयारी करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या कमी रह गई है। जो कमी रह गई है उसके लिए अपन को थोड़ा सा सुधार करना है उसमें, और हो सकता है कई बार दिशाहीन हो जाते हैं, तो उसके लिए अपन को सही दिशा में सही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा। सही मार्गदर्शन लेंगे, उसके बाद अपन तैयारी करेंगे और सफलता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी सफलता? क्योंकि देखो, आप अपने भारत भूमि, धन्य भूमि है, उसमें देखिए आप जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके आप जीवनीय पढ़े हैं, तो उन्होंने कैसी स्थितियों में अपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुकाम हासिल करे हैं और भारत का नाम किया है दुनिया में। लगातार जितेंद्र भाई, एक अभी 1 महीने से लगातार एक मूवी की ज्यादा चर्चा हो रही है जी, द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर। आप जी। कभी हैं, आप एक 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, आप भली भांति समझते हैं। थोड़ा द कश्मीर फाइल मूवी को आपने अभी तक देख ही लिया होगा। हाँ, मैंने जी, भी उस मूवी को भली भांति देखा है। जी, जी, तो भारत के इतिहास को लेकर उस मूवी को थोड़ा, द कश्मीर फाइल जो मूवी है, जम्मू जी, कश्मीर पर आधारित जी, है, उसके द कश्मीर जो मूवी है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये द कश्मीर जो मूवी है, जिसने नहीं देखी है कृपया कर देख ले, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी है। और द कश्मीर जो फाइल मूवी है, कश्मीर के पंडितों एवं हिंदुओं पर आधारित है। यहाँ तक कि हिंदुओं पर नहीं, जो हिंदूवादी शुद्ध राष्ट्रीय थे और जो कश्मीर में बिलोंग करते थे, कश्मीर में रहते थे, उन्हें किस तरह टेररिज्म के तहत वहाँ से भगाया, प्रताड़ित किया, सेकुलरिज्म के तहत। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? अपने विचार बताएं। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने मूवी देखी है कश्मीर फाइल्स, और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि आप मूवी को देखना है, मूवी को ऐसे देखना है कि मूवी क्या संदेश दे रही है। मूवी में आप देखेंगे, मूवी में बताया गया आतंकवाद के विरुद्ध फाइट है पूरी उसमें। जब आतंकवाद अपने चरम सीमा पर था उस समय, तो उस समय जो चरम सीमा पर आतंकवाद था, उसके लिए जो सामने जो
पर्सनली रूप से जिन्होंने फाइट करी है, तो उनको टारगेट किया गया। लेकिन देखा जाए उसमें पूरे परिवेश में, वहां पे जो भी सिख थे, बुद्धिस्ट थे, सारे सारे कश्मीरी लोग उससे प्रभावित हुए हैं। तो आतंकवाद को लेके वो एक मुहिम थी कि आतंकवाद अपने चरम पे था। उसको वास्तविक रूप से दिखाया गया है कि उस समय जो 1990 की ये घटना है कि उस समय वास्तविक में हुआ गया था, तो उसका चित्रण है उस फिल्म में। तो बहुत अच्छा जो दिखाया गया है। ऐसे भोपाल गैस कांड हुआ है, तो भोपाल गैस कांड की चर्चा पूरे दुनिया में हुई है। तो कहीं ना कहीं शायद कहीं ना कहीं क्या आप मान के चलें कि वो जो मूवी दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं कश्मीर जो 1990 में घटना हुई, तो वो घटना इतनी हाईलाइट नहीं हुई। उसकी वजह क्या रही पता नहीं, लेकिन आज जो फिल्म बनाई है उसको वास्तविक चित्रण किया गया है कि सभी वो आतंकवाद और सभी जातियों को लेके बनाई गई है। वो उनका आतंकवाद जो है उसका चरम पे था आतंकवाद। उस समय जो स्थिति कश्मीरियों के लिए आई है, और कश्मीर में सभी वर्ग के लोग थे, सभी वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, सभी। तो एक बहुत वास्तविक चित्रण है उस फिल्म में। तो मैं भी अपील करता हूं कि आप लोग वो फिल्म को देखें, पर्सनली रूप से ना उसमें विचार करें, और जो मूवी जो संदेश दे रही है उसको देखना है, उसको समझना है कि वो संदेश क्या दे रही है, उस समय हुआ क्या था। लगातार इस मूवी को लेकर कई फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि इस फिल्म मूवी में केवल राजनीतिक भावनाओं को चमकाने का कार्य किया जा रहा है। लगातार रोहित भाई इस मूवी के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो आप भी देखते होंगे, उसमें आप देखते हैं कपिल शर्मा शो, अधिकतर मूवियाँ वहीं से प्रमोट की जाती हैं। लगातार ये जो द कश्मीर फाइल मूवी है इसको वहां से प्रमोट नहीं किया गया कपिल शर्मा शो से। आप क्या कहना चाहोगे दर्शकों मैं बोल रहा हूँ कि ये दृष्टिकोण है लोगों का, उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कह नहीं सकते हैं। वो अपने एक्चुअली खुद का एक दृष्टिकोण से फिल्म मूवी देख रहे हैं। कोई दृष्टिकोण नहीं लगाना है अपन को, वो उस मूवी को देखना है, उसमें क्या संदेश है, जो मूवी जो बता रही है उसका सारांश क्या है उसको समझना है। पर्सनली रूप से नहीं देखना है, पर्सनली नहीं ले जाना, उसको पर्सनल नहीं लेना है। जो उस समय जो दिखाया गया है वास्तविकता में जो हुआ था वहां पे, उसका चित्रण है। उसमें कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों में सभी जाति वर्ग के लोग रहा करते थे। अगर आप देखेंगे पर्सनल उनकी आबादी का बात है कि आबादी ज्यादा कम थी, वो एक अलग बात है, लेकिन टारगेट सबको किया गया। आतंकवाद के विरुद्ध एक लड़ाई शुरू थी, उस समय चरम पे था, इस कारण से उसका चित्रण किया गया उस मूवी में। और बहुत अच्छी मूवी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि किसी जाति विशेष वर्ग के लिए है, ऐसी मानसिकता रख के मूवी नहीं देखना कि कोई भी मूवी नहीं देखना है। कोई भी मूवी है कोई ना कोई संदेश देती है, और उस संदेश के हिसाब से चीज़ों को देखना है, समझना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। लगातार जैसे कि जितेंद्र भाई ने बताया कि मूवी को देखना है लेकिन किसी भी बात को लेकर डिस्टर्ब और संदेह पैदा नहीं करना। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और करूंगा जितेंद्र भाई कि द कश्मीर फाइल मूवी को विवेक अग्निहोत्री इसको प्रोड्यूसर कर रहे हो, इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, अनुपम खेर हैं, इन्होंने अपनी मुख्य भूमिका में इस मूवी का रोल अदा किया है, क्या कहना चाहोगे उन लोग के लिए? बहुत ज़बरदस्त अभिनय है। एक्चुअली मैंने भी कुछ अभिनय के क्षेत्र में काम किया है, तो बहुत उम्दा अभिनय किया है सभी ने। आप मान के चलें कि दिल को छू लेने वाला अभिनय है। अभिनय इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जो आप देखेंगे कि रियल में बहुत ज़बरदस्त अभिनय किया है। तो अभिनय के दृष्टिकोण से भी वो फिल्म बहुत ज़बरदस्त है। फिल्मांकन सब कुछ सुपर है उसमें, सब कुछ, एवरीथिंग सुपर। आप देखिए 1990 के बाद आज जो 2022 चल रहा है, अभी तक कश्मीर के ऊपर कहीं शायद हो सकता है चूक हुई हो, मूवी क्यों नहीं बनाई गई, बताया क्यों नहीं गया कि उस समय हुआ क्या था। आप उठा के देखिए, सभी क्षेत्रों में जो भी हाईलाइट होते हैं, छोटा सा कोई भी क्राइम होता है तो उसको भी किसी ना किसी रूप में दिखाया जाता है, क्राइम सीरीज के माध्यम से दिखाते हैं। तो इतना बड़ा परिवर्तन था, या आतंकवाद से के विरुद्ध जो संघर्ष था, उसको कहीं ना कहीं ऐसा क्या हुआ कि उसको दर्शाया नहीं गया, मूवी के रूप में दिखाया नहीं गया, वो भी विचारणीय है। ऐसा कैसे हो गया? छोटे छोटे से घटनाओं के ऊपर स्टोरीज, क्राइम स्टोरीज बनती हैं, मूवीज बनती हैं। तो जो भी है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उसको देखना है, समझना है कि 1990
इस समय में जो वास्तविकता थी उसका चित्रण है। जैसे कि जितेंद्र भाई ने बताया है कि 1990 में जो मूवी के साथ में जो वहाँ के लोगों के साथ में हुआ है उसका वास्तविक यह चित्रण किया गया है। तो रोहित, जितेंद्र भाई, आपको क्या लगता है वहाँ से पंडितों को भगाया गया है? पंडितों को नहीं बल्कि जो हिंदू राष्ट्रवादी इंडियंस, वही बात कर रहा हूँ सिर्फ इंडियंस की, इंडियंस जो पंडित थे उनको भगाया गया है। आपको क्या लगता है इस मूवी को देखने के बाद सरकार को जागना चाहिए कि नहीं, वहाँ के पंडितों को न्याय मिलना चाहिए या नहीं? नहीं, आप इस बात को और समझें कि 90 में ये जो आतंकवाद उसके बाद कितना दुनिया के अंदर पनपा है, आप देख सकते हैं। और कश्मीर जो 370 जो धारा थी, आप जो कि 1948-49 से लगातार लागू थी, और उसका विरोध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी किया था उस समय कि ये धारा, इससे बहुत नुकसान है भविष्य के लिए। लेकिन आप देख के चलें कि 60-65 साल तक उसको हटाया नहीं गया। उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे, वो दूरदृष्टा थे। तभी उनके द्वारा बताया गया कि 370 के हटने से कितने फ़ायदे हुए हैं कि आप वहाँ पे अपना प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वहाँ अपना व्यापार कर सकते हैं। आप वहाँ के, अब जब आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नागरिकता है आपकी। आप उसको आप देखेंगे, इसके पहले वहाँ पे केवल क्षेत्रीय लोग जो थे, केवल वही प्रॉपर्टी ले सकते थे, वही व्यापार कर सकते थे, सारे काम वही कर सकते। तो 370 के हटने के बाद जो भी विशेष सुविधाएं वहाँ पे दी गई हैं, उसका बहुत नुकसान हुआ है। अगर अपन उठा के देखें 1950 के बाद से, तो 370 के हटने के बाद ये बहुत अच्छा कार्य है, 370 को हटाया गया। अगर आप इसको अच्छे से इसकी समीक्षा करें तो बहुत अच्छा कार्य किया गया है अपनी केंद्र सरकार ने जो किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नहीं, बट रोहित जितेंद्र भाई, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये था कि वहाँ से जिन हिंदुओं को भगाया गया है, प्रताड़ित किया गया, पंडितों को, उनको वास्तविकता में अभी न्याय मिलना चाहिए। नहीं, 370 हटेगी तो ऑटोमेटिक आप पुनर्वास की स्थिति में आ जाएंगे। जब वो कानून, वो धारा जब वो हट जाएगा तो स्वाभाविक रूप से सब समान हो जाएगा ना। तो उसको हटने से स्वभावता ऐसे अंधेरा है, आप अंधेरे को हटाने का प्रयास ना करें, आप वहाँ पे उजाला कर दें। उजाला करेंगे तो अंधेरा स्वतः ही हटेगा, चला जाएगा, ऐसा है। तो हमारे साथ जितेंद्र गुरु के नाम से प्रसिद्ध, जितेंद्र कवि के नाम से प्रसिद्ध बने हुए थे, जिन्होंने अपनी बात को रखा। और जितेंद्र भाई लगातार 4 विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र से, और लगातार 5वें रिकॉर्ड की ओर अपने आप को कायम किए हुए हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे। हिंदुस्तान टुडे के साथ में लगातार संगम कुशवाहा आपको और भी कहीं मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे नए जज्बे के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तान टुडे, लगातार खबरें जारी हैं। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज।